हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर दिया है, तो हम ये लूसेंट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल का पार्ट थोड़ा बड़ा होता है। तो पहला है, दूसरा हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं कहाँ, और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर का भी हम नीचे लाए हैं, क्वेश्चन आंसर भी हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर जो पेपर में सभी आए हुए हैं। तो हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर, इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से हमको करना है, इससे पहले हमने सिख धर्म स्टार्ट की, वो ख़त्म कर दिया था ना। तो यहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा जाके वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के गवर्नर। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक। इसके बाद ये 1765 से 67 थे। इनका मतलब लिखा गया है 1757 से 60 तक थे ये। इसके बाद 1765 से 67 तक थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसने बंगाल में दैध शासन की व्यवस्था के तहत, अब देखिए पूछा जाता है पेपर में क्या, कि बंगाल में दैध शासन किसने लाया। तो बंगाल में दैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी नीचे क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा। तो बंगाल में दैध शासन किसने लगाया, रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। दैध शासन का मतलब कंपनी को कुछ हक दिया गया था और कुछ नवाब को हक दिया था। कंपनी को हक क्या दिया गया था कि राजस्व वसूले, पैसा कौड़ी जितना होगा वो कंपनी को दो भैया। सैनिक संरक्षण मतलब जितना पूरा बाउंड्री होगी हर जगह सैनिक वहाँ पे कंपनी के तैनात होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, अंग्रेज़ों के तहत, है ना। तो और विदेशी मामलों में विदेशी मामले कंपनी के अधीन। तो नवाब को नहीं बात का अधिकार था कि फ्रांस से कोई बात करे या किसी और देश से, पुर्तगाल से कोई बात करे, वो सब कंपनी करेगी, ठीक है। तो ये तीन मुख्य चीज़ें किसके अधीन थी, ये तीन मुख्य चीज़ें अधीन थी कंपनी के अधीन। तो ऐसे मैं समझा देता हूँ। राजस्व मतलब क्या, वित्त। अभी प्रेजेंट टाइम में जो वित्त मंत्री सीतारमण हैं, ये देखिए उनका विभाग, और सैनिक वाला राजनाथ सिंह वाला, और विदेश मामले जयशंकर जी वाला, ये सब जान लीजिए कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और शासन चलाने की जिम्मेदारी एक किसके हाथों में थी, मतलब शासन कैसे चलेगा उसकी जिम्मेदारी नवाब के हाथों में सौंप दी गई थी। तो यहाँ से कोई रेवेन्यू आया नहीं आया, सिर्फ आप शासन देखिए बस। ऐसा ही अंग्रेज का मतलब नीति थी, ठीक। अब देखिए आगे चलते देखते हैं क्या है। अब देखिए, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 1765 में की। तो अगर आपसे पूछा जाए इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में हुई, ठीक है, के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। अब देखिए इस संधि के दौरान हुआ क्या। इस संधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो देश के राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में, ये तो मान लीजिए इलाहाबाद की संधि है, लेकिन हुआ किसके साथ, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मतलब ये पूरे देश का सम्राट था ना। राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। तो अगर माना जाए तो प्लासी के युद्ध से भी जो अंग्रेज़ों के लिए, मतलब अगर अंग्रेज़ों के लिए बेनिफिशियल युद्ध था, ये बक्सर का युद्ध था। तो आप ये मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से ये अपनी जड़ें जमाए। कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उप दीवान, बंगाल के लिए किसके, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को दीवान नियुक्त किया। तो देखिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय को दीवान नियुक्त किए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब
अन्य गवर्नर कौन था? गवर्नर लॉर्ड बेरेलास्ट 1767 से 69 से, और कटियार 69 से 72 तक था। वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग 72 से 74। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे इनके बारे में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग के बारे में, क्योंकि वारेन हेस्टिंग के से बहुत से काम हुए हैं। इतना आपको समझ में आया? दैव शासन कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। और कौन ख़त्म किया? आगे देखेंगे उसको, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो अभी तक वो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से वह किसका गवर्नर होगा? वो पूरे अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर होगा, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का कब्जा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया जाएगा। मद्रास और बम्बई, ये देखिए, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, उसको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, जो पूरे अंग्रेजी क्षेत्र का बना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपको इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना 1774 से 1785 तक। तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल कब बना? 1774 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल बना ना। इसका कार्यकाल यही है, याद रखिएगा, 1774 से 1785 तक। अब इसी बीच बहुत से काम हुआ, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता, पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। चलिए देखिए, वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आया था ना। तो ये जो वारेन हेस्टिंग है, पहले एक कलर के रूप में आया था, और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। पहले ये बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना, इसके पहले कलर का था ना। तो कोई कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। वारेन हेस्टिंग 1750 में कहाँ था और अब कहाँ पहुँच गया। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग से हम यहाँ से वारेन हेस्टिंग की पूरी कुंडली यहाँ तक है। तो चलिए देखिए, इसकी कुंडली क्या क्या कहती है। इसने राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, ये देखिए, ये पहला पॉइंट याद रखिए। 1772 में इसने प्रत्येक जिलों में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो आपसे पूछ सकता है कि फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब? 1772 ईस्वी में। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालतों द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, ठीक है। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। अब देखिए, ये दीवानी जो अदालत होगा, इसमें जो कलेक्टर होता था, आगे चलकर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसको न्यायपालिका को ये उससे अलग कर दिया दीवानी से, ठीक है। जो न्यायपालिका और उसको अलग करने में वो किसका योगदान था? कॉर्नवालिस का ना। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और काजी होता था, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, कलेक्टर इस न्यायालय की कार्य की देख रेख करता था। तो कलेक्टर इस न्यायालय के, अभी देखिए, कलेक्टर यहाँ से हटा दिया जाएगा कॉर्नवालिस के काल में। न्यायालय से संबंधित कार्य कलेक्टर से को हटा दिया जाएगा, ठीक है। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी के मामले में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि दीवानी मामलों में जातीय कानून में हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून और फौजदारी के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया गया था। तो
अब अगर ये पूछे कि दैध प्रणाली लाया कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और दैध प्रणाली समाप्त कौन किया, तो वारेन हेस्टिंग ने। तो 1772 ईस्वी में इसने दैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान जो और बिहार के राजा सीताब राय को पद से हटा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कन्फर्म होगा, कुछ नहीं दिक्कत हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पूछा जाता है 1776 मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना जाता है। तो 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम, मनु स्मृति का। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा, तो पूछा जाता है प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया, तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया 1781 में। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम मदरसा किसके कार्यकाल में स्थापित किया गया, तो किसके कार्यकाल में यह स्थापित किया गया, ये वारेन हेस्टिंग के कारण में। इसी के समय 1772 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो जोनाथन डंकन ने किसकी स्थापना की? 1782 ईस्वी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, इतना आपको याद हो गया आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलियम बिलिंग्स ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? किसने? विलियम बिलिंग्स ने। कब? 1785 में। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये भी पूछा गया है पेपर में कि ये द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1779 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, अब देखिए ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन की स्थापना की गई। ये नोट याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन किसने बंद करवा दी, तो किसने बंद करवा दी? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग अभी देखिए क्या क्या करता है। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पहला समाचार पत्र भारत का कौन था, तो आपको याद रखना होगा द बंगाल गजट था। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया, तो किसने? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा द बंगाल गजट का प्रकाशन किस गवर्नर के काल में हुआ, तो आपको बताना होगा वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किस सन में हुआ, तो 1780 में हुआ। इतना चीज इतने से इतना क्वेश्चन आपको बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बन गया है। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। तो आपके पेपर में हमेशा ऑप्शन में 1773 जरूर आता है, लेकिन ये मत लगाइएगा ना। तो इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 का ही था ना, लेकिन वो स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। ठीक है, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था तब जब दोनों पक्ष सहमत होते थे, उससे पहले नहीं सुना जाता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। वहाँ पे यहाँ पे और कोई कानून नहीं, जो इंग्लैंड से बनकर कानून आता था वही लागू होता था। क्वेश्चन में आपसे ये बनता है कि इसका मुख्य न्यायाधीश पहला कौन था, तो पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, जिससे
1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। ठीक है, अब हेस्टिंग न तो किस लिए इनको इस्तीफा देना पड़ा, इसीलिए देना पड़ा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ। तो कब हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? 1775 से 1782 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 ईस्वी में 1784 में हुआ। ये दोनों यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। ठीक है, तो ये दोनों वारेन हेस्टिंग के समय लड़े गए थे, इसीलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की संधि न, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई? साल बाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में, इसी के समय हुई। तो जब ये है तो कोई भी संधि होगा, कोई लड़ाई होगा, तो ये मतलब इसका मेन वो रहेगा ना, तो इसीलिए दिया गया है। तो और अगर युद्ध भी हो, कहीं पे संधि हो, तो इसका मेन रोल रहेगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की संधि के साथ 1782 में। बहुत बार पूछा गया है कि साल बाई की संधि कब हुई, तो 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि हुई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ हुआ 1784 में। तो 1784 में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पीस इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही समाप्त हुआ। तो पीस इंडिया एक्ट 1784 में जब वारेन हेस्टिंग जाने लगा तो उसी समय ये समाप्त कर दिया। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। तो ठीक है, अगर हिसाब किताब देखभाल करना है तो रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। ठीक है, ये आपको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा वैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पीस इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुँचा तो बर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बना है कि महाभियोग किस गवर्नर जनरल के ऊपर चलाया गया, तो किसके? वारेन हेस्टिंग, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अब देखिए आगे देखते हैं हम। लिखा गया 1786 में हेस्टिंग के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद का प्रथम नियुक्त जेम्स ग्रांट की हुई। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग ऑफ फेंस। तो कभी बार ये भी पूछा गया है कि हिंदी में लिख दिया गया है कि रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया गया रिंग ऑफ फेंस, तो किसके द्वारा लागू किया गया? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है रिंग ऑफ फेंस। तो आपसे पेपर में सुरक्षा की प्रकोष्ठ नीति या रिंग ऑफ फेंस पूछे तो दोनों वारेन हेस्टिंग लगाइएगा। बीच में एक और गवर्नर जनरल आया था जो अस्थायी था, सर जॉन मैकफर्सन, 1785 से 1786 तक रहा। अब देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक, इसके बाद 1805 में भी आया था ना, इसका 1805 में आया, यहीं पे मर गया। इसका जो कब्र था वो गाजीपुर में है इस समय। इसके समय में जिले में समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए न। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। तो पूछा जाता है
कि ये कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया? 1793 में, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से संबंध आधारित था। इस देखिए वही जो आगे मैंने बताया था, न्याय को अलग कर दिया। 1793 एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। तो जो जिला कलेक्टर होता है उसको न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहले पुलिस का कार्य जमींदार ही करते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, पुलिस के अधिकार को दे दिया गया कि वहाँ अलग पुलिस व्यवस्था होगी, जमींदार ऐसा नहीं कर सकते कि वो पुलिस का भी देखें। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कॉर्नवालिस का ये अच्छा कदम था। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत जो व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये काम अच्छा किया था कॉर्नवालिस ने। जिला में पुलिस थाना की स्थापना, तो पुलिस थाना इस समय जो देखते हैं वो कॉर्नवालिस के काल की है न, और दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। किसमें? आपका ये इसमें अंग्रेजी कानून में लिखा गया था कि इससे ज़्यादा ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की गई ना। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके शासनकाल में लागू की गई? तो ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू की गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% है ना, मतलब 11 में 10 कौन भू राजस्व जमींदारों को, और लगभग 10% अपने पास रखना होता था। मतलब अगर हम 100 देखते हैं, 100 में जो 10 रुपये है वो किसान रखेंगे, और जो 100 में 90 रुपये ये अंग्रेज़ों को दे दिया जाता है था। ठीक है, इसमें अस्थाई बंदोबस्त में। अब ये पूछा जाता है अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी, लेकिन ये कॉर्नवालिस के काल में आया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी यह। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। ठीक है, भू राजस्व वसूलने के लिए 2 अन्य प्रथाएं थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो हम रैयतवाड़ी में पहले देख लेते हैं रैयतवाड़ी में क्या क्या था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लिए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा जाता था। मतलब जिसमें किसान ही सब कुछ करता था ना, इसमें कोई जमींदार नहीं रहता था, इसमें किसान से खुद किसान से समझौता अंग्रेज करते थे। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत की 51% भूमि, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किसमें? तो यही रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा लागू किया गया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। ठीक है, 1792 रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। तो बारामहल जिले के में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की। यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। तो ये भी पूछा जाता है 1820 में कि कब लागू की गई थी? तो 1820 में। यह पूछा जाता है मद्रास में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया था कि आप जाइए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अच्छे से चलाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू की गई। 1858 तक संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? ठीक है, देख लेते हैं इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं।
सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। तो रैयतवाड़ी में क्या था? रैयतवाड़ी में कोई बिचौलिया नहीं था। बिचौलिया नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया जाता था, जिसके वह भूमि के विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जाती थी। अगर आप लगान नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी भूमि जब्त कर ली जाती थी। ठीक है। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की व्यवस्था थी। मतलब 30 वर्ष तक आप करिए, इसके बाद समीक्षा की जाएगी, न कि फिर बढ़ाया जाए लगान कि न बढ़ाया जाए। एक भाग देना था जो कि राजस्व के रूप में किसानों को उपज के रूप में देना था। ये से थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये कर दीजिए कुछ। अब देखिए यहाँ पे महल वाली व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी तो हो गई, अब महल वाली देख लीजिए। अब देखिए महल का तात्पर्य होता है जागीर अथवा गांव। तो महल का तात्पर्य क्या होता है? जागीर या गांव। अब देखिए इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव अथवा जागीरों की मुखिया और लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया गया। ठीक है, इसमें सीधे किसान नहीं आते थे। ठीक है, 1922 में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। पूछा जाता है यह व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? 1922 ईस्वी में। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन पंजाब में लागू की गई थी। तो बार बार यही पूछा जाता है पंजाब में कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो महलवाड़ी, यही क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, महलवाड़ी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया। तो ये पूछा जाएगा पहली बार मानचित्रों और पंजियों का किस में प्रयोग किया गया? महलवाड़ी। इस व्यवस्था का जन्मदाता हाल्ट मैकेंजी था। तो अगर रैयतवाड़ी तो रीड बोलिएगा, और अगर महलवाड़ी तो हाल्ट मैकेंजी, और अस्थाई बंदोबस्त तो ये कौन बोलिएगा? आप कॉर्नवालिस बोलिएगा। ठीक है। अब देखिए 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टाइमसन ने बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में आई। मतलब कह रहे हैं इस बंदोबस्त में 1800 सबसे अच्छा इसका विकास हुआ। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान के उत्पादन लगभग 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर 1/2 यानी 50% कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में बने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड रिंग ऑफ फेंस की रीत किसने लागू की? तो मैंने अभी बताया था कि रिंग ऑफ फेंस ना, तो वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग ने रिंग ऑफ फेंस की नीति लागू की थी। कलकत्ता में 1888 के असम बंगाल का गवर्नर कौन था? तभी हम बताए थे ना कलकत्ता में, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग ऑफ फेंस कौन है? वारेन हेस्टिंग है। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यही गया था ना वहाँ पे, उसको क्या, जो एक नंद ब्राह्मण था उसको फांसी की सज़ा बेचारे को दिलवा दिए थे न, तो वारेन हेस्टिंग, इसी पर मुकदमा चला गया था महाभियोग का। देखिए 2 बार आया है। ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब चलिए ये देख लीजिए, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रतिबद्धता सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जानी जाती है? तो सिविल सेवा अगर आ जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाइएगा। ठीक है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक माना जाता है कौन? कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था न। अगर लोक सेवा, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके कर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर आपका रैयत वाले तो रीड, कर्नल रीड। अब देखिए ये कौन सा सुमेल? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंद, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि न। अगर लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम ये निष्कृतता, ये लॉर्ड कैनिंग गलत है। ठीक है, ये आपका ये लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस होगा, जॉन लॉरेंस होगा। ठीक है, उच्चतम निष्कृतता। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड का अस्थाई बंदोबस्त सही है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल में नहीं, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल
मराठा युद्ध, ठीक है, ये इसमें हुआ। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कब हुआ था? 1700, ये 1817 से ये 1818 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बनो सही है, लॉर्ड बेलेजली ये भी सही है, सर जॉन शोर न आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग न तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपका इसमें भी आपका तीसरा आपका सही हो जाएगा। क्या? तीसरा आपका सही हो जाएगा। ये भी सही, ये भी आपका, यही आपका गलत है, ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो दैत्य शासन प्रणाली को बंगाल में किसने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। अगर पूछा, देखिए कि 2 बार आया है बीपीएससी में, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। तो आई होप आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।